डेट है आज 8 दिसंबर 2021। ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है काजू वैली नोटिफाइड एज बर्ड सेंचुरी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एक वेटलैंड है काजू वैली वेटलैंड। ये तमिलनाडु की विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है ये वेटलैंड। वेटलैंड क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। ऐसी भूमि जिस पे पानी भरा रहता है सीजनली या परमानेंटली, यानी कि पूरे सालों साल जिस पे पानी भरा रहता हो या किसी एक सीजन में भरा रहता हो, तो ऐसी भूमि को, ऐसी लैंड को वेटलैंड बोलते हैं। तो ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं और आसपास ये देखो बर्ड्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं। इनके कंजर्वेशन के लिए और इस वेटलैंड को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया इस एरिया को, जो वेटलैंड के आसपास का जो एरिया है। ये है काजू वैली वेटलैंड जो दिखाई दे रहा है आपको। काजू वैली जो वेटलैंड्स है ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है साउथ इंडिया में। देखो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, मतलब खारे पानी की झील, वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। चिल्का झील, चिल्का लेक। लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करें, हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, जो साउथ इंडिया में केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, ये जो स्टेट आते हैं, इन स्टेट में सबसे बड़ी लेक है पुलिकेट लेक। ये पुलिकेट लेक है आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी, ये काजू वैली वेटलैंड्स है। ब्रैकिश वाटर लेक भी है, झील है। ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस भी है। इसका मतलब है रामसार साइट भी है। रामसार देखो एक कन्वेंशन हुई थी, मीटिंग हुई थी, कन्वेंशन का मतलब मीटिंग, 1971 में। रामसार एक जगह है ईरान में। ईरान एक कंट्री है भाई साहब, ये अपना इंडिया, ये पाकिस्तान और ये ईरान, ग्रीन कलर का। यहाँ पे 1971 में एक कन्वेंशन हुई, मीटिंग हुई। वहाँ पे ये बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये एग्रीमेंट किया कि कोई सी भी ऐसी वेटलैंड है कहीं पे भी कंट्री में, उसको कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि इससे क्या है ना, बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, वो सेव रहती है। यानी कि ये इम्पोर्टेंस है किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। जैसे यहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, फ्लोरा फोना पाए जाते हैं। फ्लोरा फोना मतलब प्लांट, ट्री एंड जंगली जानवर इसके आसपास रहते हैं। इनको कंजर्व करने के लिए वेटलैंड को बचाना बहुत ज़रूरी है। और भी कई सारे इसके यूज हैं। जैसे मान लो फ्लड आती है तो फ्लड को ये रोक लेते हैं, क्योंकि इनके पास, वेटलैंड के पास पावर होती है एब्जॉर्बिंग पावर, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाटर को सोख लेते हैं। या मान लो यहाँ पे बहुत सारे और बर्ड रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनके लिए, उनको कंजर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। और भी इनके मेडिसिनल प्लांट वगैरह इनमें होते हैं, बहुत सारे इनके बेनिफिट होते हैं वेटलैंड्स के। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो अभी यो काजू वैली वेटलैंड को बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है? ये इसलिए क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि जो वेटलैंड है इसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। बेटर प्रोटेक्शन के लिए इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया है, यानी कि गवर्नमेंट अब इस पर ज़्यादा ध्यान देगी। इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है, जंगली जानवर या यहाँ का इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना मेन पर्पज़ ये है इसका। बहुत सारे फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं यहाँ पे। फ्लोरा का मतलब है प्लांट और ट्री, पेड़ पौधे, और फोना का मतलब है एनिमल्स, जंगली जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, बर्ड्स वगैरह। यहाँ पे देखो बहुत सारे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, माइग्रेंट करते हैं दूसरी कंट्री से, यहाँ के उड़ से आते हैं, सेंट्रल एशिया से, साइबेरिया जो है, सेंट्रल एशिया साइबेरिया से उड़ के यहाँ पे आते हैं। जैसे देखो ब्लैक टेल्ड गॉडविट, यूरेशियन कर्ल्यू, वाइट स्टॉर्क और रफ। ये देखो भाई साहब ब्लैक टेल्ड, ये वाला है ब्लैक टेल्ड गॉडविट, ब्लैक टेल्ड गॉडविट। और ये है आपका यूरेशियन कर्ल्यू, ये बर्ड का नाम है, पक्षी है, यूरेशियन कर्ल्यू। और ये है ब्लैक टेल्ड गॉडविट। ब्लैक टेल्ड का मतलब है, टेल का मतलब होता है पूंछ, जो इसकी पूंछ है मतलब बैक साइड से थोड़ा काला होता है, ये देखो काला सा है ना ब्लैक, इसलिए ब्लैक टेल्ड गॉडविट। ये यूरेशियन कर्ल्यू। और ये है वाइट स्टॉर्क, ये वाइट स्टॉर्क है। और ये है रफ, रफ या रुफ, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, RUFF, ये रफ है जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़े मुर्गे का टाइप है ये। नेक्स्ट है बैंक फॉर इंटरनेशनल इंपोर्टेंस या इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS शॉर्टकट में बोलते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, 62 मेंबर कंट्री है इसमें, यानी कि जैसे इंडिया भी इसका मेंबर है। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका मेंबर है। ऐसे 62 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं इस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है। देखो एक दूसरी कंट्री के जो ये बैंक हैं,
इनमें कोऑपरेशन बैठा था, सहयोग, कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप लेने चाहिए, मान लो किसी कंट्री में स्लो डाउन आ रहा है या कोई और मेजर्स लेने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये सब कुछ ये बताता है। इसके एक बेसल प्रोसेस भी है, बेसल नॉर्म्स भी है, नॉर्म्स बेसल करके। बेसल इसलिए नाम है क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है ना इस BIS का, वो स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है बेसल, वहाँ पे इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर है। तो जब ये रूल्स नियम वगैरह बनाता है ना कि किस बैंक को कौन से नियम मानने चाहिए, तो ये वर्ल्ड वाइड जितने भी ये 62 मेंबर हैं सारे इसके नियम को मानते हैं। तो ये जो नियम निकालता है उनका नाम रख देता है बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब रूल्स, रेगुलेशन, नियम, स्टैंडर्ड, कुछ भी बोल लो। तो बेसल 1, 2, 3 करके ऐसे इसके नॉर्म्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड हैं। तो बेसल 3 अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जो 62 इसके मेंबर हैं। इसको 1930 में बनाया गया था, इस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीमेंट है, समझौता है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, कुछ भी बोल लो। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है कि इसमें कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या प्राइवेट बैंक कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ जो कंट्रीज़ हैं वो ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक है। जब ये 1930 में बनाया था तो एक एग्रीमेंट हुआ था जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये जो ऊपर टॉपिक डिस्कस किए थे वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज में इसलिए आया, देखो सुप्रीम कोर्ट ने, RBI ने पहले ना बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था जो PPE किट है ना उनको एक्सपोर्ट करने पे। जो हमारे यहाँ से मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है, PPE किट बना रही है। PPE किट क्या है ये? देखो आपने देखा होगा कोरोना के लिए पूरा ढक लेते हैं ना अपना आपको, पूरा जैकेट सा पहन लेते हैं नीचे से ऊपर तक, पैर से लेकर सर तक, वो ये PPE किट। इसमें बहुत सारे और भी जो इंस्ट्रूमेंट है सेफ्टी के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये PPE किट एक्सपोर्ट करने से बैन लगा दिया था, मना कर दिया था RBI ने। यानी कि हमारे यहाँ से कोई बिजनेसमैन दूसरी कंट्री में PPE किट नहीं भेजेगा पेंडेमिक के टाइम में। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में कमी हो गई थी PPE किट की, तो हमारी कंट्री के लिए ज़रूरत थी, इसलिए ये बैन लगा दिया था। फिर एक पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, किसी ने पिटीशन इसलिए डाल दी, पिटीशन का मतलब याचिका डाल दी, केस डाल दिया इसके ऊपर, RBI के ऊपर, और ये कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19(1) क्लाउज G के अंदर, ये राइट है हमारा फ्रीडम टू ट्रेड, राइट टू फ्रीडम टू ट्रेड एंड बिजनेस। हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि हमें आज़ादी है व्यापार करने की, बिजनेस करने की, कहीं पे भी कैसे भी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। यानी कि जब भी इस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, वॉयलेशन होगा, तो क्या होगा? वॉयलेशन होगा तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए ये केस दर्ज किया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो RBI का डिसीजन गलत नहीं था, क्योंकि RBI ने उस टाइम पे प्रतिबंध लगाया था जब हमारे देश में PPE किट की कमी हो रही थी। तो हमारे देश में इसकी इंश्योर करने के लिए, इसकी एडिक्वेट स्टॉक हो हमारे देश में, सफिशेंटली जितना हमें चाहिए हमारे देश में उपलब्ध हो, इसलिए इसने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन था RBI का, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। नेक्स्ट टॉपिक है NDPS बिल 2021, ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंस, ये एक बिल पेश किया है, अमेंडमेंट बिल 2021। ये एक एक्ट बना हुआ है, अभी लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस किया है ये बिल। ये रिप्लेस करेगा ऑर्डिनेंस, एक 30 सितंबर को ऑर्डिनेंस लेके आई थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है, देखो जब एक हाउस, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जब एक हाउस लोकसभा या राज्यसभा कोई सा भी सेशन में ना हो या दोनों हाउस सेशन में ना हो, तो उस टाइम पे ये आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दिए कि ये अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके कोई भी लॉ बना सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी होती है जब भी पार्लियामेंट का सेशन लगेगा तो 6 वीक्स के अंदर अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसे पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट से, वरना ये फिर लैप्स हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस लाए थे 30 सितंबर को, प्रेसिडेंट द्वारा लाया गया था। इसमें अमेंडमेंट करने के लिए इस एक्ट में, जो NDPC एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंस, जो ड्रग्स होती हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं ऐसे, उनके लिए एक एक्ट बना हुआ है। तो ये बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था, जब इस बिल को मतलब अभी पेश किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया था, अब पार्लियामेंट का सेशन लगा है 29 नवंबर से, तो इसे पास कराना जरूरी है, पास कराना जरूरी है इसे कि 6 हफ्ते के अंदर, वरना लैप्स हो जाएगा ये। देखो जो ये पावर है ना प्रेसिडेंट के पास,
ऑर्डिनेंस लाने की आर्टिकल 123, ये किसके एडवाइस पे करते हैं? प्रेसिडेंट देखो अपनी कुछ भी मर्जी से नहीं कर सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे तो उनकी एडवाइस पे ये काम करते हैं। ये सेम पावर देखो गवर्नर को भी है आर्टिकल 213 के अंदर, 213 के अंदर। लेकिन एक स्टेट में ये ऑर्डिनेंस किसी भी स्टेट के लिए ला सकते हैं उस स्टेट के गवर्नर, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, उनकी एडवाइस पे ही ला सकते हैं। तो ये जो है जो बिल पेश कर रहे हैं अभी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इसमें कुछ 2014 में अमेंडमेंट किए थे इस बिल में, मतलब इस एक्ट में जो एक्ट बना हुआ है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंस, एनडीपीएस एक्ट। लेकिन इस एक्ट में कुछ कमी रह गई थी। सेक्शन जो 27 है उसमें क्या है, कुछ पनिशमेंट दी हुई है। फाइनेंशियल इलिसिट ट्रैफिकिंग जो करेगा, जो मान लो अवैध तरीके से दवाइयों को बेचेगा, खरीदेगा, उसको पनिशमेंट दी जाए, ये सेक्शन 27 बोल रहा है। इसमें कुछ एरर हैं, इनको ही रेक्टिफाई करने के लिए, सही करने के लिए ये लाया गया बिल दोबारा से। 2014 में इसमें अमेंडमेंट किया था और अमेंडमेंट करके ये बोला था कि जो ऐसी ड्रग्स हैं जो दवाइयों के लिए यूज हो सकती हैं तो उनके लिए कोई सज़ा नहीं होगी। यानी कि नारकोटिक ड्रग्स जो नशीली दवाइयाँ जैसे चर्स, अफीम या हीरोइन, कोकीन, ये जो नशीले पदार्थ हैं इनके दवाइयों में भी यूज है, दवाई बनाने के लिए यूज होता है, तो इनको दवाई के लिए, मेडिकल नेसेसिटी के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें अमेंडमेंट किया 2014 में। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ये कहा देखो सेक्शन 27 में ये प्रोविजन है जो अभी ये अमेंड नहीं की, तो इन्हें अमेंड किया जाए। ये अमेंडमेंट है जो संशोधन करना जरूरी क्यों बन गया? क्योंकि देखो सेक्शन 27A है, इसके खिलाफ एक त्रिपुरा हाई कोर्ट में पिटीशन गई थी, याचिका, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाई त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए। तो एरर क्या थी इसमें, एरर का मतलब क्या कमी थी इसमें? जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंस एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किया गया 2014 में। तो इसमें पहली बात तो ये बोलेगी कि कोई मेडिकल ड्रग्स, मतलब मेडिकल पर्पज़ के लिए किसी नारकोटिक ड्रग्स का यूज किया जा सकता है, यानी कि कोई स्टेट बैरियर नहीं लगा सकता, स्टेट रोक नहीं सकता उसको नारकोटिक ड्रग्स वगैरह को, नशीले जो दवाइयाँ हैं उनको, नशीले पदार्थ वगैरह उनको दवाइयाँ बनाने के लिए रोक नहीं सकता, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग कर सकता है। और जो भी असेंशियल नारकोटिक ड्रग्स के लिए लाइसेंस ले सकता है, जो भी ऐसी नारकोटिक ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, नशीली पदार्थ हैं, उनके लिए लाइसेंस ले सकता है जो जरूरी है। 2014 से पहले इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, मतलब इसमें एक क्लाउज था 2014 में जो अमेंडमेंट किया गया था ना इस एक्ट में, नारकोटिक ड्रग्स साइकोमेट्रिक सब्सटेंस, इस एक्ट में जब अमेंडमेंट किया गया 2014 के अमेंडमेंट से पहले एक क्लाउज था, क्लाउज 8A। ये सेक्शन 2 का क्लाउज 8A था इस एक्ट में। इसमें क्या है, सब क्लाउज हैं 1 से लेके 5 तक। इसमें इलिसिट ट्रैफिकिंग इसको डिफाइन किया गया होता। अब इसके बाद क्या है, ये टर्म है जो क्लाउज, इसको रीलेटेड किया गया, इसको क्लाउज 8B नारकोटिक ड्रग्स में, ये 2014 में जब अमेंडमेंट किया गया तो क्लाउज B जोड़ा गया। ये पहले क्लाउज 8A था, अब 8B जोड़ा गया। इसमें 8B जोड़ के जो असेंशियल नारकोटिक ड्रग्स हैं ये वर्ड को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। लेकिन देखो इसमें क्या है, ये असेंशियल नारकोटिक ड्रग्स को इंसर्ट किया गया, यानी कि लाइसेंस ले सकते हैं उस पर, यानी कि पनिशमेंट जो पहले होती थी वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो पनिशमेंट का, सजा का जो प्रोविजन था वो था सेक्शन 27A में। अब ये नहीं लेके आए चेंजेस में, जो अभी भी इसके द्वारा पनिशमेंट दी जा सकती है जो भी कोई नारकोटिक ड्रग्स को मेडिकल पर्पज के लिए यूज करेगा। तो ये इसमें कमी थी। अब इसी कमी को दूर करने के लिए कि अगर कोई ड्रग्स, नशीले पदार्थ हैं, दवाइयों के लिए यूज हो, दवाई बनाने के लिए, असेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये उसमें सजा ये हटाई जाए। तो इसमें चेंज करने के लिए बिल पेश किया है। तो इस बिल में कुछ क्रिटिसिज्म या बुराइयाँ हैं, वो क्या हैं? देखो इस बिल को क्या है ना, इस बिल को ये 2014 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बिल तो अभी 2021 में पेश किया है, बिल पास हो गया, तो इसमें जो भी चेंज किए जाएंगे ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होंगे। यानी कि अगर कोई अपराध इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर, एनडीपीएस जो एक्ट है इसके अंदर कोई अपराध किया गया, क्राइम किया गया, और वो क्या है अब किया गया, मतलब वो चेंज तो अब 2021 में कर रहे हैं इसमें, और क्राइम किया गया था मान लो 2015 में किसी अपराधी ने, तो इस बिल के अकॉर्डिंग जब ये एक्ट बन जाएगा 2021 का, तो इसमें सज़ा 2015 में जो क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग भी इसको सज़ा मिलेगी, यानी कि पास्ट डेट से। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है, पास्ट डेट से, पिछली डेट से। अगर किसी ने 2021 में जैसे एक्ट में अमेंडमेंट करके नई प्रोविजन बनी,
लेकिन उस जो नई प्रोविज़न बनी उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग किसी ने 2015 में क्राइम किया था, लेकिन उस टाइम पे ये प्रोविज़न नहीं थी, धारा नहीं थी इसमें 2021 में क्या है, तो इस टाइम पे नहीं थी। लेकिन ये चालू हो जाएगा पास्ट डेट से ही, भले ही उसने 2015 में किया, भले ही कानून बना 2021 में, तो 2015 में भी क्राइम किया तो 2021 के हिसाब से उसे सज़ा मिलेगी। ये इसमें प्रोविज़न है, ये इसके लिए बुराई की जा रही है। क्यों? क्योंकि देखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता ऑफेंस का, अपराध का। ये आर्टिकल 20 बोलता है, ये 21 नहीं है, 20 है, इसे 20 कर लो। आर्टिकल 20 हमारा बोलता है, उसका आर्टिकल 20 क्लाउज 1, उसमें यह है कि किसी भी आदमी को सज़ा मिलेगी तो तब मिलेगी जैसे मान लो 2021 में सज़ा मिलेगी किसी आदमी को, तो 2021 में उसने क्राइम किया है, अपराध किया है। तो जैसे मान लो किसी का मर्डर किया उसने, और मर्डर करने की सज़ा मान लो अगर 7 साल है इस टाइम पे, तो उसे 7 साल की सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है मान लो 2021 में इसने मर्डर किया और 2022 में गवर्नमेंट एक नया एक्ट लेके आई और इसमें रख दी किस मर्डर करेगा उसे 14 साल की सज़ा मिलेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 20 क्लाउज 1 के अंदर, आर्टिकल 20 क्लाउज 1 के अंदर ये फंडामेंटल राइट है कि किसी भी क्राइम का रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं हो सकता, ये इसमें दिया हुआ है। ये क्राइम की बात हो रही है। देखो सिविल पर्पज़ के लिए जनरली अलाउ किया जाता है नॉर्मली, लेकिन क्रिमिनल पर्पज़ के लिए ये नहीं अलाउ करता आर्टिकल 20 क्लाउज 1। ये आर्टिकल 20 में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो अपना बुक खोल के। तो ये एनडीपीएस एक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं और कब पास किया गया। ये देखो एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंस एक्ट, ये रोकता है कि कोई भी आदमी जो ऐसी ड्रग्स है ना, नारकोटिक ड्रग्स, नशीली जो पदार्थ हैं, ना तो उनको प्रोड्यूस कर सकता है, पैदा कर सकता है, उगा सकता है, ना उनके अपने पास रख सकता है, प्रोसेस कर सकता है, ना सेल कर सकता है, बेच सकता है, ना खरीद सकता है, परचेज कर सकता है, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है दूसरी कंट्री में, ना ही स्टोर करके रख सकता है, ना ही कंज्यूम कर सकता है। यानी कि अगर आप नशीली दवाई लोगे, पदार्थ लोगे, नशा करोगे, तो भी आपको गवर्नमेंट इसके अंदर सज़ा दे सकती है, यानी कि गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें देखो 3 बार अमेंडमेंट किया गया है, 1988 में, 2001 में, 2014 में, और अब 2021 में चौथा अमेंडमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है इसमें। ये एक्ट देखो पूरे इंडिया के लिए लागू है। इंडिया में कहीं पे भी ये क्राइम होंगे तो इसके अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी आदमी को। और इसमें अगर इंडियन सिटीजन है, कोई भारत का नागरिक है और भारत से बाहर रह के भी कोई क्राइम कर रहा है इसका, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। या किसी शिप में, पानी के जहाज में, समुद्र में या एयरक्राफ्ट में कोई क्राइम कर रहा है, सब में ये लागू होगा। जो इंडियन गवर्नमेंट है, देखो ये सेवरल पॉलिसी ली है गवर्नमेंट ने। जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है हमारे इंडिया में, जो ड्रग का अवैध व्यापार होता है, इसको रोकने के लिए, और जो लोग नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का, यानी कि नशा करते हैं, इनको रोकने के लिए कई स्टेप लिए गवर्नमेंट ने। जैसे नशा मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है 15 अगस्त 2020 में। ये 272 डिस्ट्रिक्ट, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा नशीली दवाइयों का लोगों के द्वारा यूज होता है, यानी कि नशा करते हैं लोग, उनमें ये अभियान चलाया गया, नशा मुक्त भारत अभियान, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन। सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है जो, उसने एक्शन प्लान बनाया, एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। ये 2018 से 2025 तक ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ने, ड्रग्स वगैरह को रोकने के लिए। एक नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, ये एक फंड बनाया, इसमें पैसा जमा करती है गवर्नमेंट, और जो भी इसका फंड होता है वो खर्च किया जाता है लोगों को नशीले पदार्थ छुड़ाने के लिए। और अगर मान लो कोई इलिसिट ट्रैफिकिंग कर रहा है, अवैध तरीके से व्यापार कर रहा है ड्रग्स का, उसको रोकने के लिए। और जो मान लो ऐसे ड्रग एडिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा लत लग चुकी है उनको नशीली दवाइयों की, पदार्थों की, तो नशा छुड़वाना और फिर उनके लिए कुछ स्किल प्रोवाइड करना और उनके रिहेबिलिटेट करना, यानी कि उनको घर वगैरह देना अगर उनके पास घर नहीं है, और लोगों की सहायता करना इस फंड के जरिए, यानी कि ड्रग जो अब्यूज है उसको रोकना। ये नोट करके रखना आपको। जो 26 जून है हर साल, ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, उसने 7 दिसंबर 1987 को ये डिक्लेयर किया था 26 जून को हर साल इस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है माउंट सेमेरू वोल्केनो। वोल्केनो आप जानते हो हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। जैसे अर्थ से मान लो आग निकलेगी, कुछ मिनरल्स बाहर आएंगे इससे, तो ये होता है वोल्केनो। ये वोल्केनो के बारे में स्पेशल लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो आप, बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है। एक माउंट सेमेरू वोल्केनो है, वोल्केनो का नाम है, ये अभी न्यूज में है, बस इतना याद रखना कहाँ पे है ये इंडोनेशिया में, क्योंकि इरप्ट हुआ है। इसके इरप्ट होने के कारण, इरप्ट होने का मतलब
फूटना, निकलना, अर्थ से निकला है वोल्केनो। तो इसकी वजह से 14 लोग, कम से कम 14 लोग मर गए और बहुत सारे डजन, मतलब कम से कम दर्जनों लोग इंजर्ड हो गए, वहाँ पे प्रभावित हो गए इससे। तो ये है, देखो भाई साहब, इंडोनेशिया। पहले इस मैप में देख लो आप, ये हिंदुस्तान है अपना, इधर इंडोनेशिया जो आपको येलो दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया का मैप है। इंडोनेशिया में यहाँ पे है माउंट सेमेरो, ये इधर जावा सी है, ये माउंट सेमेरो है। माउंट सेमेरो ये फूटा है, और ये लास्ट टाइम जब निकला था दिसंबर 2020 में इरप्ट हुआ था माउंट सेमेरो। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज इक्वेरिन। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि बायलैटरल है, दो कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया और मालदीव के बीच में। दोनों कंट्रीज की इसमें मिलिट्री पार्टिसिपेट करती हैं और एक दूसरी कंट्रीज को कोऑपरेट करती हैं मिलिट्री एक्सरसाइज में। एक एक्सरसाइज हुआ था इससे पहले, देखो ये दोस्ती नाम की एक्सरसाइज है, ये ट्राईलैटरल है। ट्राईलैटरल ट्राईलैटरल का मतलब है कि 3 कंट्रीज के बीच में, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका के बीच में होती है ये। इंडिया, मालदीव्स, इंडिया को तो आपको पता ही है कहाँ पे है, श्रीलंका ये है, और मालदीव्स, देखो मालदीव्स यहाँ पे है, तीनों इंडियन ओशन के पास हैं। जो ये 15th एडिशन हुआ था इसका, कुछ समय पहले हुआ था। अभी बाईएनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है ये दोस्ती एक्सरसाइज है मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक।